सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8वीं में आप सभी का स्वागत है। इतिहास की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 इसके आज हम दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी सत्ता स्थापित करती है। लेसन नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, पार्ट 3 भाग 3। कल हमने इसके पूर्वार्ध भाग का अध्ययन किया था, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1772 और सहायक संधि इसके बारे में हमने अध्ययन किया। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन की संसद में पारित एक कानून, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटेन की संसद में ये पारित किया गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति की जांच करना और उन पर मुकदमा करना, इनके बारे में हमने पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से रॉबर्ट क्लाइव पर मुकदमा चला और अन्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की भी संपत्ति की जांच की गई। हम इस रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे बड़ा प्रावधान ये था कि भारत में गवर्नर जनरल शासन पद्धति शुरू की। संपूर्ण ब्रिटिश भारत को 4 भागों में बांटा गया, दिल्ली, मुंबई, मद्रास और कोलकाता, और सभी को एक गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करने के लिए कहा। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाकर उन्होंने भेजा। साथ ही में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की। तो ये उपलब्धियां थी रेगुलेटिंग एक्ट 1772 की। इसके साथ सहायक संधि कंपनी का विस्तार करने के हेतु से ब्रिटेन की संसद ने भारत में एक सहायक संधि व्यवस्था लागू की, जिसमें भारतीय रजवाड़ों में उनके दरबारों में एक रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। और इस तरह से अवध और हैदराबाद पर उन्होंने परोक्ष रूप से उन्होंने अधिकार कर लिया। इन दोनों नीतियों का ये मूल मंत्र था कि किस तरह से भारत में ब्रिटिश हितों की सुरक्षा की जाए। See, yesterday we have learnt about Regulating Act 1772, which was passed in the British Parliament to investigate the matters of the East India Company, to check the corruption and nepotism in the East India Company. And accordingly, we have learned yesterday that how Robert Clive was prosecuted along with several East Indian Company officer, and they were prosecuted for the misappropriation of the East Indian Company wealth. Similarly, system of the Governor General and Governor was also introduced through the Regulating Act 1772. Accordingly, Warren Hastings was appointed the first Governor General of India. So the entire British Indian provinces was divided into 4 presidencies: Delhi, Mumbai, Madras and Kolkata, and they were carried under the Governor General. Similarly, at Kolkata, the Supreme Court was also established in order to safeguard the interest of the East India Company and to safeguard the esteem of the Britain government. They have introduced the subsidiary alliance system by Lord Wellesley. Accordingly, there was a provision of appointing a resident at the Indian princely states to put a check upon the king and to safeguard the interest of East India Company and their trade as a whole. Let us now learn more about it in the further discussion. आइए आगे हम इस पाठ में आगे की जानकारी हासिल करें। एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर युद्ध। इस मानचित्र को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैसूर प्रांत को हरे रंग से दर्शाया गया है। यहाँ पर हैदर अली और टीपू सुल्तान
टीपू सुल्तान नामक दो शासकों का शासन था, जिन्होंने वहाँ के पुराने राजवंश वोडियार की सत्ता को उखाड़कर अब जो है वहाँ पर सत्ता स्थापित की। और ये जो मैसूर प्रांत है वो उत्तर में मराठा और निज़ाम से घिरे हुए थे, और ये मालाबार तट के संपन्न प्रदेश पर स्थित थे, व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, जहाँ पर चंदन और मसालों का अति उत्पादन होता था। और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की रुचि इस प्रांत को हथियाने के लिए अधिक थी, और इसीलिए उन्होंने जो मैसूर के साथ लगभग 4 युद्ध लड़े। आइए इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। Look at this map carefully. In this map, you are able to see Mysore shaded in a green color. It is bounded by Peshwa or the Marathas kingdom in the north, and Nizam in the northeast. This is the very prosperous land, having the trade of the sandalwood and the spices located over the Malabar coast. Let us learn more about this. एंग्लो मैसूर युद्ध। मैसूर 2 महान शासकों हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण राज्य था। हैदर अली ने 1761 से 1782 तक शासन किया, और हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 के वक्त उन्होंने मैसूर पर शासन किया। ब्रिटिश इसे लाभदायक मसाले और चंदन के व्यापार के लिए हथियाना चाहते थे। फ्रांसीसी मैसूर की सेना और नौसेना को आधुनिक बनाने में इनका सहयोग कर रहे थे। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान उन्होंने चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। उन्होंने स्थानीय सौदागरों को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने से मना कर दिया। इसीलिए 1767 से 1799 के मध्य ईस्ट इंडिया और मैसूर के मध्य 4 युद्ध हुए, जिसको एंग्लो मैसूर युद्ध कहा जाता है। मैसूर was an independent state under the leader of two great leaders, Hyder Ali (1761 to 1782) and Tipu Sultan (1782 to 1799). British wanted to annex it due to its profitable trade of spices and sandalwood. Mysore was an ally of French, who were helping to modernize their army and navy also. Tipu Sultan banned the export of sandalwood, black pepper and cardamom during his reign. He also instructed local traders and merchants not to trade with East India Company. That's why between 1767 to 1799, 4 wars had been fought between East India Company and Mysore, popularly known as Anglo-Mysore War. पहला एंग्लो मैसूर युद्ध, द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। हैदर अली ने एक मजबूत सेना का निर्माण किया और दक्षिण के कई इलाकों पर उन्होंने कब्जा किया, जैसे बिदनूर, केनरा, सेरा, मालाबार और सुंडा, जिससे अंग्रेज़ों ने मराठा और हैदराबाद की संयुक्त सेना के साथ मैसूर पर आक्रमण किया। हैदर अली मराठों और निज़ाम को कुशल कूटनीति के साथ अपने पक्ष में लाने में सक्षम थे। उन्होंने मराठों को युद्ध से अलग रहने के लिए 33 लाख रुपए नकद दिए। युद्ध 1.5 साल तक बिना किसी निष्कर्ष का चलता रहा, इसीलिए निज़ाम भी युद्ध से बाहर हो गया। 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई। उस दौरान हैदर अली के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इनके मुख्य प्रावधान क्या थे? एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस करना,
यह भी सहमति बनी कि वे विदेशी हमले में एक दूसरे की मदद करेंगे। देखिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के हैदर अली के साथ एक संधि की, जिसमें उन्होंने ये आश्वासन दिया कि किसी भी बाहरी आक्रमण के वक्त वे हैदर अली यानी मैसूर की मदद करेंगे। तो ये दो संधियाँ हुई पहले एंग्लो मैसूर युद्ध में। Hyder Ali built a strong army and annexed many regions in the south like Bidar, Kanra, Sera, Malabar and Sunda. As a result, English attacked over Mysore along with the united army of Marathas and Nizam. Maratha and Nizams fought against Hyder Ali, allied with East Indian Company force. Hyder Ali was able to bring the Marathas and Nizam to his side with his skillful diplomacy. But Hyder Ali also managed to reconcile with Marathas and Nizam not to fight from the side of East India Company. For that he had to pay huge amount to the Marathas. He gave Maratha around 33 lakhs rupees for staying away from the war. This was the war, you can say a war compensation or a kind of the bribe to stay away from the war, not to help British in any way. War continued for a year and a half without any conclusion, and that's why Nizam also ceded backward. To the English surprise, Hyder Ali annexed over Madras. East India Company was defeated and had to sign a humiliating peace treaty with Hyder Ali on 4th of April 1769. So East India Company had to bow down before the Hyder Ali, and that's why he had to sign over a treaty which is so humiliating for the East Indian Company. What were the two clauses of that treaty? Clause number 1, the conquered territories were to restore each other. Whether East India Company has seized any territory of the Hyder Ali, East India Company had to give back that territory. And similarly, if Hyder Ali has seized any territory of the East Indian Company, he had to give that territory back to the East India Company. So a second clause, it was also agreed that they would help each other in case of foreign attack. If there is any sort of invasion over the Hyder Ali territory, over the Mysore, then East Indian Company had to help Hyder Ali. Similarly, if there is any kind of invasion over the East India Company, whether from the Maratha side, whether from the Nizam side, then Hyder Ali army will come to help for East India Company. So this was the status quo agreement between Hyder Ali and East India Company. Now second एंग्लो-मैसूर वॉर, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1780 से लेकर 1784 के बीच में लड़ा गया. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फॉट बिटवीन 1780 to 1784. मराठों ने 1771 में मैसूर पर हमला किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने मद्रास की संधि अनुसार हैदर अली की मदद नहीं की. देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो संधि हुई थी 4 अप्रैल 1789 में हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, कि यदि मैसूर पर कोई आक्रमण होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी मदद के लिए आएगी. अगर ईस्ट इंडिया कंपनी पर कोई आक्रमण होता है तो हैदर अली उनके मदद के लिए आएंगे. तो देखिए जब 1771 में जब मराठों ने हमला किया तब ये अंग्रेज़ों की जो सेना उनकी मदद के लिए नहीं आई. परिणाम स्वरूप हैदर अली के क्षेत्रों पर मराठों ने कब्जा कर लिया और उन्हें कई लाख रुपए मुआवजा देना पड़ा, वो जो कि लगभग 36 लाख
के आसपास था। इससे हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में कटुता बढ़ गई। जब अंग्रेज़ों ने माहे पर आक्रमण किया तो हैदर अली ने 1780 में युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में हैदर अली ने मराठों और निज़ाम के साथ संगठन किया और आरकोट में ब्रिटिश सेना को हराया। हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई। टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। सर आयरे कोटे, जिन्होंने हैदर अली को कई युद्ध में हराया था, युद्ध को अनिश्चित रूप से समाप्त कर दिया। मतलब दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? जब हैदर अली ने माहे पर आक्रमण किया, क्योंकि माहे अंग्रेज़ का एक मित्र राज्य था। तो इससे बौखलाए हुए अंग्रेज़ों ने जो है हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। परंतु हैदर अली की मदद के लिए कौन आए? मराठे और निज़ाम की सेना आए और उन्होंने आरकोट में ब्रिटिश सेना को हराया। लेकिन इस बीच ये हैदर अली की 1782 में मृत्यु हो गई। The Marathas attacked Mysore in 1771, but the British refused to honor the Treaty of Madras and did not give support to Hyder Ali. As a result, Hyder Ali's territory were taken back by Maratha. He had to buy peace with the Marathas for a sum of rupees 36 lakhs. This angered Hyder Ali, who started hating the British. Since on 4th of April 1769, at the Madras Treaty, East India Company has promised that in case of any foreign invasion over Mysore territory, East India Company will come to the help of the Hyder Ali. But when Marathas attacked over Mysore, East India Company didn't move a single inch, and that's why this spurred the anger in Hyder Ali, and he started hating the British. When the English attacked Mahe, Hyder Ali declared war against them in 1780. Hyder Ali forged an alliance with Nizam and Marathas defeated the British force at Arcot. Hyder Ali died in 1782, but his son Tipu Sultan continued war. Sir Eyre Kote, who had earlier defeated Hyder Ali in many times, he managed to force him back. तीसरा मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जो 1790 से 1792 तक चला। टीपू सुल्तान ने 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण किया। 1790 में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। टीपू को युद्ध के पहले चरण में हराया गया और सेना को पीछे हटना पड़ा। अंग्रेज़ों ने टीपू की राजधानी सेरिंगपट्टनम पर आक्रमण किया। टीपू को अंग्रेज़ों के साथ युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। तो ये युद्ध के पहले की घटना है। यहाँ टीपू सुल्तान ने 1789 पर ट्रावणकोर पर आक्रमण किया और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान की राजधानी सेरिंगपट्टनम पर चारों तरफ से आक्रमण किया। सन 1792 में युद्ध के परिणाम क्या हुए? 1792 में अंग्रेज़ों के साथ सेरिंगपट्टनम की संधि हुई। टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा, उसमें मालाबार, डिंडुगुल, कुर्ग और बारामहल अंग्रेज़ों को सौंपने पड़े। अंग्रेज़ों को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ रुपए का भी भुगतान करना पड़ा। यानी टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों को 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े। टीपू सुल्तान के 2 बेटों को तब तक अंग्रेज़ों के बंधक में रखा गया जब तक टीपू सुल्तान ने सारा भुगतान
नहीं कर दिया। तो ये तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध था जो 1792 से 1790 से 1792 तक हुआ, और ये त्रावणकोर और सेरिंगपट्टनम में ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान को भारी नुकसान हुआ। उनको बहुत सारे अपने जो तट है वो अंग्रेज़ों को देने पड़े, और उनको अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार की भी छूट देनी पड़ी। साथ ही में उनको अपने दोनों बेटों को तब तक ज़मानत के तौर पर लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास रखना पड़ा जब तक उन्होंने उनके सारे पैसे नहीं चुका दिए। ये देखिए ये चित्र, इस चित्र में साफ दिखाया जा रहा है कि किस तरह से टीपू सुल्तान अपने दोनों जो पुत्रों को लॉर्ड कॉर्नवालिस के हवाले करे हैं ज़मानत के तौर पर। लुक एट दिस फिगर, इन दिस फिगर यू मे क्लियरली सी दैट टीपू सुल्तान इज़ हैंडिंग ओवर हिज both two sons to Lord Cornwallis as a security until he does not repay the full amount of the war expenditure. Third Anglo-Mysore War, which was fought between 1790 to 1792. Tipu Sultan declared war on Travancore in 1789. In 1789, the Governor General of Bengal, Lord Cornwallis, declared war on Tipu. Tipu was defeated in the first phase and his forces had to retreat. English invaded Tipu's capital, Seringpatnam. Tipu had to surrender and had to sign a peace treaty. Now, what was the result of the war? The result of the war was, number one, the war ended with the Treaty of Seringpatnam in 1792. Means Tipu Sultan has to undergo a treaty with the East India Company in 1792, and that treaty was known as Seringpatnam Treaty. Tipu had to cede half of his kingdom, including Malabar, Dindigul, Coorg and Baramahal, to English. Since Tipu Sultan has lost the war, and as a result he has to cede, he has to forego some of the ports over the Malabar coast like Malabar, Dindigul, Coorg and Baramahal to English. Similar, at third point, he had to pay rupees 3 crores as a war indemnity, means war expenditure or compensation to the British, amounting to rupees 3 crores. Tipu also had to surrender 2 of his sons as a surety to the British till he paid all his dues. ये तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध था जो 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1799 में लड़ा गया, और ये अंतिम युद्ध था, निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के मुख्य बिंदु है सेरिंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच शांति लाने में नाकाम रही, वो विफल रही। टीपू ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को भी अस्वीकार कर दिया, यानी उनको मानने से इनकार कर दिया। टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद से दोबारा सेना को संगठित करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने दोबारा से मराठों और निज़ामों को अपनी ओर मिला लिया, और उन्होंने मैसूर पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। टीपू के सैनिकों को 4-1 से बाहर कर दिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा और निज़ाम की सेना एक तरफ और टीपू की एक तरफ, यानी कंपनी के 4 सैनिक टीपू सुल्तान के 1 सैनिक से युद्ध करे थे। अंग्रेज़ों ने 1799 के युद्ध में सेरिंगपट्टनम पर निर्णायक जीत हासिल कर ली और शहर का बचाव करते हुए टीपू सुल्तान की हत्या कर दी, उनकी मौत हो गई। तो ये जो है 1799 का युद्ध है जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई और एक युग की समाप्ति हो गई। अब युद्ध के मुख्य परिणाम क्या थे?
टीपू के प्रदेशों को ब्रिटिश और हैदराबाद में विभाजित कर दिया। यानी हैदराबाद के निज़ाम ने आधे टीपू सुल्तान के प्रदेशों को अपनी ओर ले लिया और कुछ ब्रिटेन ने अपने पास रखे। सेरिंगपट्टनम और मैसूर वोडियार राजवंश को वापस कर दिया। यानी मैसूर की राजगद्दी पर महज 7 साल के वोडियार शासक को जो है राजा बनाकर या नवाब बनाकर उस राजगद्दी पर बिठा दिया और उसको एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने लगे। मैसूर ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और मैसूर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी नियुक्त किया गया और इस तरह से पूरा का पूरा मैसूर प्रांत अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने हथिया लिया और इस तरह से यहाँ पे मैसूर पर उनकी जीत पूरी हो गई। Fourth Anglo-Mysore War, which was fought in 1791, and this was the decisive war which was fought by East India Company, and in this war the East India Company was able to assassinate or able to defeat Tipu Sultan, and thus they captured or snatched the entire Mysore province from the Sultan. And they managed to exercise their absolute authority over that area. Let us see how. The Treaty of Seringpatnam failed to bring peace between Tipu and the English. Tipu referred to accept the subsidiary alliance of Lord Wellesley. Tipu aligned with the French to modernize his military. English attacked Mysore from all 4 frontiers with Marathas and Nizam. Tipu troops were outnumbered 4:1, means 4 soldiers of East India Company, Hyderabad Nizam and Maratha with 1 soldier of Tipu Sultan's army. Thus they outnumbered the Tipu's army. In 1799, British got a decisive victory over Seringpatnam, whom we call Srirangapatnam. Tipu died while defeating the city. What was the ultimate result of the war? Tipu's territory was divided among British and Nizam, means the territories of the Tipu Sultan were taken away. Mysore, Malabar and Coorg, the prosperous land of the Mysore provinces, were taken by East India Company, and rest were given to Nizam for their service to the East India. Srirangapatnam and Mysore was resorted to Wodiyar dynasty, and they established a 7-year-old boy as the Nawab of Mysore. Thus way they have managed to establish a puppet Nawab over the throne of Mysore, so that they can use it in any manner they please. Mysore entered into subsidiary alliance. A British resident was placed at the Mysore court. अब हम बात करते हैं मराठा और ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो हुए उनके युद्धों के बारे में। मराठों के साथ भी अंग्रेज़ों के बहुत सारे जो है युद्ध हुए और इन युद्धों का सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण ये था कि ये जो मराठा थे उनकी शक्ति 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद पूरी तरह से क्षीण हो गई थी और इस तरह से जो है मराठा कमज़ोर हो गए। वो कई जो कॉन्फेडरेशन में यानी राज्य प्रतिनिधि मंडल में बढ़ गए, जैसे सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, होलकर, इस तरह से वो कई इसमें जो है बट गए थे और यही कारण था कि अंग्रेज़ों को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का एक बेहतरीन मौका मिला। आइए हम जानते हैं
कि मराठों एंग्लो और ये मराठा के बीच में किस तरह से युद्ध हुए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में क्यों कर युद्ध हुए। पहला कारण, पहला एंग्लो मराठा युद्ध पेशवा नारायण राव और अंग्रेज तथा पेशवा रघुनाथ राव की संयुक्त सेना के साथ 1775 से 1782 के मध्य हुआ। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर begin with the support for Raghunath Rao bid for the office of Peshwa of the Confederacy between Narayan Rao and the united force of British and Raghunath Rao। देखिए ये रघुनाथ राव पेशवा की राजगद्दी चाहता था, इसलिए उन्होंने पेशवा नारायण राव के विरुद्ध अंग्रेज़ों के साथ संधि की और अंग्रेज़ों ने भी उन्हें रघुनाथ राव को आश्वासन दिया कि वो उनकी सैन्य मदद करेंगे, और इसीलिए नारायण राव एक तरफ और दूसरी तरफ पेशवा रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी की की फ़ौजों ने नारायण राव के साथ युद्ध किया। अंग्रेज़ों ने रघुनाथ राव को 2500 सैनिक भी दिए। इंग्लिश गेव रघुनाथ राव एन आर्मी ऑफ 2500 सोल्जर्स। ब्रिटिशों की 1779 में हार हुई, लेकिन वो युद्ध करते रहे। इस युद्ध में जो है नारायण राव की सेना ने ब्रिटिशों को हरा दिया 1789 में, लेकिन ये युद्ध चलता रहा। 1782 में मराठों के साथ उन्होंने सालबाई की संधि की। इन 1782 दे अंडरवेंट अ ट्रीटी ऑफ सालबाई विद मराठा। मुंबई के समीप स्थित साल्टेट द्वीप पर अंग्रेज़ों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया। द सोल ब्रिटिश गेन वाज द आइलैंड ऑफ साल्सेट्स एडजेसेंट टू द मुंबई आइलैंड। आइए, दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 के मध्य चला। पेशवा बाजीराव द्वितीय की होलकरों से हार और दिसंबर 1802 में बसीन की संधि के अनुसार सहायक संधि पर हस्ताक्षर हुए, और इसकी के कारण दूसरा एंग्लो जो है मराठा युद्ध प्रबल हुआ। The second Anglo-Maratha war was caused by पेशवास बाजीराव डिफीट बाय होलकर। होलकरों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को हरा दिया और 1802 में उनके साथ जो है संधि कर ली, और इसी के कारण जो है दूसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ। Because the Holkar defeated the Bajirao second and they underwent a treaty of Bassein in 1802. That's why it laid the foundation of second Anglo-Maratha war. लेकिन ग्वालियर के सिंधिया और नागपुर बरार के भोसले को ये संधि नामंजूर थी, इसीलिए उन्होंने 1803 में, जिसमें वे दोनों हार गए और लॉर्ड लेक और सर आर्थर वेलेस्ली ने उनके दिल्ली और राजस्थान और मध्य भारत के कई इलाकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। बट सिंधिया ऑफ ग्वालियर एंड भोसले ऑफ नागपुर बरार contested the agreement, but they were defeated by Lord Lake and Sir Arthur Wellesley. Thus, British captured several regions at Delhi, Rajasthan, and Central India. तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा पिंडारी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मराठा क्षेत्रों पर आक्रमण का परिणाम था। पिंडारी डाकुओं का एक टोली थी जो इधर उधर डकैती करती रहती थी, तो इनको कब्जे में लाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिस पर उनके खात्मे का उन्होंने बीड़ा उठाया। लेकिन इस बीच मराठों ने सोचा कि ये हमारी सीमा पर
हमारे आंतरिक मामलों पर आक्रमण कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी सेना के साथ अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ा। The Third Anglo-Maratha War was the result of an invasion of Maratha territory in the course of operation against Pindari robbers band by British Governor General Lord Hastings। 1817 में पेशवाओं की सेना और बाद में भोसले और होलकर की सेनाओं ने ब्रिटिश सेनाओं पर आक्रमण किए, लेकिन सिंधिया इसमें भी तटस्थ रही। द पेशवास फोर्सेस followed by those of Bhosle and Holkar rose against the British in 1817, but Scindia remained neutral। पेशवा की हार हुई और उनको पेंशन पर कायम स्वरूपी बिठूर, जो कि कानपुर के पास में है, वहाँ पर भेज दिया और इस तरह से उन्होंने मराठों को ख़त्म करके उनके प्रांत पर कब्जा कर लिया। Peshwa's forces, followed by those of Bhosle and Holkar, rose against the British, but Scindia remained neutral. Defeat was swift, followed by the pensioning of Peshwa and annexation of his territory, thus completing the supremacy of British in India। इस तरह से पूरी तरह से मराठों को या मराठा साम्राज्य को ख़त्म करके जो आखिरी जो पेशवा था नाना साहेब पेशवा, उसको अपदस्थ करके उन्होंने बिठूर के पास भेज दिया। दस ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ मैनेज टू अंडर पावर द मराठास कम्प्लीटली एंड annexed the Marathas provinces। He sent the last Maratha Peshwa Nana Sahib on exile or over pension to Bithur and near कानपुर। आइए अभी तक हमने क्या सीखा वो जाने। टीपू सुल्तान कौन था? हु वाज टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक और हैदर अली का पुत्र था। हु वाज टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ मैसूर एंड सन ऑफ हैदर अली। मैसूर की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मैसूर? सेरिंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम, अब भी कह सकते हैं, मैसूर की राजधानी थी सेरिंगपट्टनम। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? व्हेन वाज द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वाज फॉट? द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वाज फॉट इन 1799। इस तरह से ये जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इस जो है हमने क्लास में हमने दो युद्धों के बारे में पढ़ा। एक हमने मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ा, दूसरा मराठों के बारे में पढ़ा। ये युद्ध क्यों हुए, इसके क्या दूरगामी परिणाम हुए, आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नोट्स दिए गए हैं उस नोट्स को अपनी क्लास बुक नोटबुक में लिखिए और तैयार रहिए। धन्यवाद।